नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ काली हवेली नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं काली हवेली नॉवल का पार्ट 5। इसका खर्चा कैसे चलता है? हम देते हैं, ठाकुर यूं बोले जैसे अपराध कबूल कर रहे हों। कितना? राजनगर वाली कोठी के नौकर चाकरों की तनख्वाहें और रसोई वगैरह के खर्चों के अलावा हम जयपाल को जेब खर्च के लिए 500 रुपये महीना देते हैं। 500 रुपये महीने से उसका गुजारा चल जाता है? चल ही जाता होगा। आपसे कभी उसने ज़्यादा पैसे मांगे? ठाकुर कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, मांगे हैं बहुत बार, लेकिन हमने कभी दिए नहीं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अकेले आदमी के लिए केवल जेब खर्च के लिए 500 रुपये महीना काफ़ी होता है। लेकिन आदमी आदमी में तो फ़र्क होता है। जयपाल आपका इकलौता और बड़ा लाडला भतीजा है। आपने उसकी हमेशा हर ज़रूरत पूरी की है, तो अब भी आप उसे अधिक पैसा क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि मन से हम भी ये चाहते हैं कि जयपाल बेकार वक्त बर्बाद करने की जगह कोई काम धंधा कर ले, और अगर कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम हद में रहना सीखे। उसने कभी भी कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक बार दिखाई थी, लगभग 5 साल पहले। तब हम अंधे नहीं थे और राजनगर में ही रहते थे। काम क्या था? बरखुरदार फिल्म बनाना चाहते थे। ठाकुर के स्वर में हल्का सा व्यंग्य का पुट था। फिल्म फाइनेंसर और निर्माता बनना चाहते थे। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जयपाल ने हमारा 20 लाख रुपया डुबो दिया। कैसे? फिल्म पिट गई, पैसा लोग खा गए। जिस लाइन का तजुर्बा ना हो उसमें ऐसा ही होता है। फिर एक बार हमने इसे अच्छी खासी इज्जतदार नौकरी भी दिलवाई। कहाँ? हिंदुस्तान जूट मिल में हमारे 20% शेयर है। वहाँ हमने इसे असिस्टेंट मैनेजर लगवा दिया। बरखुरदार 10 दिन में भाग खड़े हुए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? जयपाल फिर अपने पुराने ढंग से ही जीवन व्यतीत करने लगा। फ़र्क इतना पड़ा कि उसने हमसे 500 से ज़्यादा रुपए हासिल करने के लिए तकरार करनी छोड़ दी। चरित्र का कैसा आदमी है वो? क्या मतलब? कोई ऐब करता है या कोई बुरी आदतें हों? जब तक हमारी आंखें थी तब तक तो वो कोई ऐब नहीं करता था। अब का हमें मालूम नहीं। वैसे हमारा ख्याल यही है, जयपाल निकम्मा ज़रूर है लेकिन गंदा आदमी नहीं है। और फिर जयपाल जैसा आदमी 500 रुपये महीने में क्या ऐब कर सकता है? अगर वो चाहे तो क्या वो कहीं से पैसा हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत पहले वो हमारा नाम लेकर हमारे मित्रों से उधार रुपया मांग लाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? हमने सबको कह दिया है कि कोई उसे उधार न दे। मतलब ये हुआ कि आपने मजबूर कर दिया है कि या तो वो 500 रुपये में ही गुजारा करे और या फिर कमाने की कोशिश करे। हाँ, आपके पास काफ़ी संपत्ति है। क्यों पूछ रहे हो? यूं ही। अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते तो ना दीजिए। हम अपने दुर्लभ चित्र इकट्ठे करने के शौक में काफ़ी रुपया उड़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास 15-16 लाख रुपया और काफ़ी सारे खानदानी जेवर वगैरह हैं। अचल संपत्ति के नाम पर राजनगर की कोठी बाकी है। बाकी सब कुछ बेच दिया हमने। इसके अलावा कुछ अच्छा लाभ दिखाने वाली कंपनियों के शेयर है हमारे पास। आप अपने जेवर, शेयर और नकद रुपया वगैरह कहाँ रखते हैं? बैंक में। बैंक में? तो फिर आप बैंक से डील कैसे करते हैं? आपकी आंखें तो कोई अधिक अंतर नहीं पड़ता। जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उसका मैनेजर हमारा दोस्त है। हमारी आंखें ना होने से फ़र्क इतना पड़ता है कि हम अपने किसी प्रतिनिधि को चेक देकर बैंक नहीं भेज सकते। बैंक से संबंधित किसी भी काम के लिए हमें खुद बैंक में मैनेजर के सामने हाजिर होना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि अगर जयपाल को आप रुपया ना दें तो और किसी भी तरीके से वो रुपया हासिल नहीं कर सकता। हाँ, आर्ट गैलरी में जो आपके चित्र संग्रहित है वो गिनती में कितने हैं? 104 चित्र हैं और एक पिकासो की 30 चित्रों वाली एल्बम है। और सभी चित्र कीमती हैं। हाँ, अगर जयपाल उनमें से कुछ चित्र उतार कर ले जाए और उन्हें बाजार में बेच दे तो आपको क्या पता लगेगा? ठाकुर साहब के चेहरे पर घबराहट के चिन्ह दिखाई देने लगे। ये सच है, वे बोले। अगर ऐसा हो जाए तो हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन हमें विश्वास है ऐसा हो नहीं सकता। जयपाल इतना नीचे नहीं गिर सकता कि हमसे रुपया हासिल ना होने पर चोरी करने लगे। घबराइए नहीं, सुनील बोला। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने आपके चित्र गिने हैं, वे 104 ही हैं। कोई चित्र गायब नहीं हुआ है। और पिकासो वाली एल्बम? उसमें भी पूरे 30 चित्र मौजूद हैं।
ठाकुर साहब के मुंह से शांति की एक गहन निश्वास निकल गई। जयपाल अच्छा लड़का है, वे बोले। वो चोरी जैसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। और भूपत, वो भी विश्वसनीय नौकर है, और फिर उसकी कोई गलत हरकत मुझसे तो छुप सकती है, लेकिन जयपाल से नहीं छुप सकती। सुनील कई क्षण चुपचाप रहा और फिर बोला, क्या यह सच है कि हवेली में ऐसे ऐसे तहखाने और राहदारियां हैं कि अगर कोई नया आदमी उनमें फंस जाए तो जिंदगी भर नहीं निकल सकता? सच है। आपको वे सब रास्ते आते हैं? सब नहीं आते, लेकिन काफ़ी आते हैं। हवेली के मुख्य द्वार के अलावा भी हवेली के भीतर घुसने का या बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? क्यों? यूं ही पूछ रहा हूँ। 2 रास्ते हैं, ठाकुर बोले। एक तो पीछे की ओर सीधा समुद्र में जा खुलता है, लेकिन वो रास्ता कुछ साल हुए हमने बंद करवा दिया था। क्यों? उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और फिर उस रास्ते से कई बार हवेली की निचली मंजिल में पानी आ जाया करता था। और दूसरा रास्ता सामने की ओर लॉन में से निकलता है, लेकिन मेरी जानकारी में तो वो कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दरअसल बेटे, इन रास्तों की ज़रूरत आज से सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी, जब सत्ता के लोभी और विस्तार के इच्छुक राजा महाराजा अपने अड़ोसियों पड़ोसियों पर हमले करते रहा करते थे। उस जमाने में ये रास्ते इसलिए बनाए जाते थे कि अगर दुश्मनों द्वारा हवेली घेर ली जाए तो राज परिवार चुपचाप बाहर निकल सके। ये रास्ता कहाँ है? सूरज से तो दिखाई नहीं देता है। वो हवेली की दीवार का एक 4 गुना 4 फुट का पत्थर है जो अपने स्थान पर घूम जाता है। कैसे? हवेली के बाहर लॉन में एक बहुत पुराना बड़ का पेड़ है। उसका तना खोखला है। उस तने के अंदर एक पहिया सा लगा हुआ है। उस पहिए से जुड़ी हुई जंजीरें जमीन के अंदर ही अंदर उस पत्थर तक गई हैं। वो पहिया घुमाने से पत्थर घूम जाता है, बशर्ते कि अब तक वो पत्थर जाम ना हो चुका हो। और वो पत्थर भीतर की ओर से कैसे हटता है? भीतर की ओर गलियारे की दीवार में एक लीवर जैसी लोहे की खूंटी लगी हुई है। उसे नीचे खींचने से पत्थर हट जाता है। अच्छा, सुनील बोला। अब एक आखिरी बात और बताइए। पूछो। आप ये मान क्यों नहीं लेते हैं कि विक्रम सिंह अपनी मर्जी से हवेली में से चला गया है? ठाकुर चुप रहे। आपकी मोटर बोट की देवगांव के किनारे मौजूदगी और आपकी कार की राजनगर में मौजूदगी इसी बात की ओर संकेत करती है कि विक्रम सिंह खुद अपनी मर्जी से हवेली से चला गया है। क्यों? कारण कुछ भी हो सकता है। बहस के लिए वही कारण मान लीजिए जो जयपाल ने बताया है। संभव है उसने सही रात को भूत देख लिया हो, तो फिर उसने एक बार हवेली से चले जाने के बाद हमें सूचित करना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? संभव है वो अपनी कमजोरी छुपाना चाहता हो। वो ये जाहिर नहीं करना चाहता हो कि वो डरपोक आदमी है। हमें ये बात अपील नहीं करती। क्यों? हमारा मन नहीं मानता। आपका मन क्यों नहीं मानता? ठाकुर साहब चुप रहे। उनके चेहरे से बेचैनी टपकने लगी। विक्रम सिंह आपके पुराने मित्र का लड़का है? हाँ, बस। जयपाल कहता था कि हवेली बहुत कमज़ोर हो गई। सुनील एकदम बात बदलता हुआ बोला, और अब आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए। क्या ये बात सच है? जयपाल पिछली रात की छत से पत्थर गिरने वाली दुर्घटना से घबरा गया है। वो पत्थर कैसे गिर गया हम नहीं जानते, लेकिन हमारे ख्याल से हवेली इतनी कमज़ोर नहीं है। लेकिन संभव है हमारा ख्याल गलत हो। हवेली अभी भी पहले जितनी मजबूत है, हम ये बात दावे से नहीं कह सकते। मतलब ये कि ऐसी दुर्घटना दोबारा भी हो सकती है। ठाकुर चुप रहे। आपका एक नौकर से काम चल जाता है? सुनील ने पूछा। चल जाता है, लेकिन एक और नौकर मिल जाए तो ज़्यादा सहूलियत हो सकती है। कैसे? कई बार जब भूपत सामान वगैरह खरीदने के लिए देवगांव चला जाता है और मुझे किसी चीज़ की तत्काल ज़रूरत पड़ जाती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। या कभी भूपत छुट्टी ही मांग लेता है तो आप दूसरा नौकर क्यों नहीं रखते? कोई नौकर टिकता ही नहीं यहाँ। नया नौकर मोटी तनख्वाह के लालच में बड़े हौसले से आता है, लेकिन 4 दिन से अधिक नहीं टिकता। प्रेत लीला से डरकर? जयपाल और भूपत तो यही कहते हैं। जयपाल कहता है कि हवेली में दूसरे नौकर की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक ही कहता है, कोई खास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर एक नौकर और मिल जाए तो सहूलियत तो होगी। ठाकुर साहब, मैं आज ही जाकर आपके यहाँ एक नौकर भिजवा दूंगा। आप उसे रख लीजिएगा, और मेरा दावा है कि वो भूतों की एक पूरी पलटन देखकर भी डर कर नहीं भागेगा। भेज देना। ऐसे नौकर की तो हमें ज़रूरत है। बड़ी कृपा होगी। कृपा की कोई बात नहीं है, उसे तो नौकरी चाहिए ही, और फिर आप पैसे भी अच्छे देंगे। उसका नाम दिनकर है। आप भूपत और जयपाल को बता दीजिएगा कि दिनकर नाम का एक नया नौकर आने वाला है। अच्छा, आइए पलंग पर चलें। सुनील उनकी बाँह पकड़कर बोला, मैंने बहुत तकलीफ़ दी आपको। कोई बात नहीं, ठाकुर बोले। सुनील ने ठाकुर को फिर पलंग पर बिठा दिया और स्वयं उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। ठाकुर हुक्के के कश लगाने लगे, लेकिन हुक्का बुझ चुका था। उसी क्षण कमरे का द्वार खुला और भूपत और जयपाल भीतर प्रविष्ट हुए। भूपत के हाथ में चांदी का शानदार कॉफ़ी का सेट था। कॉफ़ी आ गई चाचा जी, जयपाल बोला। अच्छा, ठाकुर भावहीन स्वर से बोले।
जयपाल फिर अपनी वाली कुर्सी पर बैठ गया। भूपत ट्रे एक कोने की मेज पर रखकर कॉफ़ी बनाने लगा। खाने में अभी थोड़ी देर है, जयपाल बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। भूपत ने सबको कॉफ़ी दे दी। लंच के बाद मैं चला जाऊंगा ठाकुर साहब, सुनील बोला। क्यों? ठाकुर चौंक कर बोला। विक्रम सिंह की तलाश राजनगर से ही शुरू करूंगा। ओह अच्छा, जयपाल तुम्हें मोटर बोट पर किनारे ले जाएगा। आगे राजनगर कैसे जाओगे? अगर दोबारा वापस लौटने का इरादा हो तो हमारी कार ले जाइए, जयपाल बोला। या फिर मैं आपको राजनगर छोड़ाऊंगा। नहीं, सुनील बोला, इतनी ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछली रात को मैंने आपको बताया था कि रास्ते में मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी। मैं अपनी गाड़ी एक मैकेनिक को सौंप आया था। अब तक वो ठीक हो चुकी होगी। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप मुझे वहाँ तक छोड़ आइएगा। तकलीफ कैसी साहब? जयपाल बोला। थैंक यू, सुनील ने उत्तर दिया और चुपचाप कॉफ़ी के कश लेने लगा। चैप्टर 3। जयपाल ने मोटर बोट किनारे पर लगाई और इंजन बंद कर दिया। सुनील कूदकर जेटी पर चढ़ गया। उसने घड़ी देखी, 2:30 बज रहे थे। जयपाल भी जेटी पर आ गया। उसने मोटर बोट को पायर से बांधा और सुनील के समीप आ खड़ा हुआ। सुनील ने देखा जयपाल की मोटर बोट के समीप ही एक छोटी सी बेहद खूबसूरत लाल रंग की मोटर बोट खड़ी थी। वो मोटर बोट भी आप लोगों की है? सुनील ने उस मोटर बोट की ओर संकेत करते हुए पूछा। नहीं, जयपाल बोला, ये मोटर बोट मछली फैक्ट्री वालों की है। वे लोग देवगांव में ही रहते हैं। एक ही आदमी तो मालिक है इस फैक्ट्री का, वो यहीं रहता है। क्या नाम है उसका? माइकल। माइकल? सुनील चौंक कर बोला। तुम जानते हो उसे? ये माइकल वही है ना, लंबा चौड़ा देव जैसे शरीर वाला, शक्ल सूरत से खूंखार सा लगने वाला आदमी, गुआनी है। हाँ वही है। वो मछली फैक्ट्री का मालिक है? हाँ, लेकिन कल मुझे तो किसी ने बताया था कि काम धाम कुछ नहीं करता, केवल दादागिरी करता है। भगवान जाने ऐसा क्यों कहा किसी ने। जयपाल कंधे उचकाता बोला। तुम कैसे जानते हो माइकल को? कल रात उसी ने तो मुझे हवेली तक आने के लिए नाव दी थी। अच्छा, वो तो तुम्हें मोटर बोट पर भी हवेली में छोड़कर आ सकता था। एक बात बताओ, सुनील बदले स्वर से बोला। पूछो। ये मछली पकड़कर हवाबंद डिब्बों में भरने का धंधा बहुत फायदे का है क्या? कोई भारी फायदे का धंधा तो नहीं है, लेकिन अच्छी कमाई है। ये मोटर बोट 30-40 हज़ार रुपये से कम की तो क्या होगी? सुनील बोला। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, जयपाल बोला। जब माइकल ने मोटर बोट खरीदी थी तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी। मछली फैक्ट्री से माइकल को 1000 रुपये महीने से ज़्यादा की आमदनी नहीं है और वो बड़े ठाठ से रहने वाला आदमी है। तुमने या किसी ने पूछा नहीं कि ऐसी शानदार मोटर बोट खरीदने के लिए रुपया कहाँ से आया उसके पास? किसी को क्या ज़रूरत है पूछने की, गुंडा तो वो है ही, कहीं से इकट्ठी रकम मार लाया होगा। इसका आमदनी का कोई और भी जरिया होगा? संभव है। सुनील चुप हो गया। तुम यहीं ठहरो, जयपाल बोला। मैं गैरेज में से कार निकाल कर लाता हूँ। ओके, सुनील बोला। जयपाल चला गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और विचारपूर्ण मुद्रा बनाए माइकल की मोटर बोट को देखता रहा। हवेली से रवाना होने से पहले उसने एक बार फिर विक्रम के कमरे का चक्कर लगाया था। उस बार दरवाज़ा बड़े आराम से खुल गया था। सुनील लंबा बांस लेकर कितनी देर कमरे की छत के पत्थरों को ठकठकाकर परखता रहा था, लेकिन कोई पत्थर अपने स्थान से हिलने वाला नहीं मालूम होता था और ना ही कोई पत्थर छत से गायब था। एकाएक उसे ख्याल आ गया। वो लापरवाही से आगे बढ़ा और माइकल की मोटर बोट के समीप जा खड़ा हुआ। उसने आसपास देखा। दूर दूर तक कोई आदमी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सुनील मोटर बोट में कूद गया। उसने मोटर बोट का इंजन स्टार्ट किया। चाबी घुमाते ही हाई पावर्ड इंजन में से चकचक की तेज आवाज़ें निकलने लगी। सुनील ने इंजन बंद कर दिया। उसने फ्यूल गाज पर दृष्टि दौड़ाई। पेट्रोल की टंकी फुल थी। वो स्टीयरिंग से उठ खड़ा हुआ और मोटर बोट के छोटे से केबिन के द्वार के समीप पहुंचा। द्वार को ताला लगा हुआ था। सुनील ने साइड में बने छोटे से पोर्ट होल में से भीतर झांका। भीतर सामने की दीवार पर माइकल की तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर के नीचे दीवार के साथ एक बिस्तर बिछा हुआ था। साइड की सारी दीवार के साथ सेल्फ थे। पोर्ट हॉल के नीचे ही एक मेज पड़ी थी, जिसके आसपास लोहे की 3 कुर्सियां पड़ी थी। मेज पर एक एस्ट्रे रखी थी। सुनील ने कुछ सोचकर पोर्ट हॉल में हाथ डाला और एस्ट्रे उठा ली। उसने एस्ट्रे का ढक्कन खोला। भीतर पनामा सिगरेट के 3-4 पिए हुए टुकड़े पड़े थे। सुनील ने एस्ट्रे में से एक सिगरेट का टुकड़ा उठाया और उसे अपनी नाक तक ले गया। जली हुई चरस की तेज गंध उसके नथुनों में घुस गई। सुनील ने जेब से एक 10 रुपये का नोट निकाला और उस सिगरेट को उस नोट में लपेटकर सावधानी से वापस अपनी जेब में डाल लिया। उसने एस्ट्रे के बाकी सिगरेटों को भी सूंघा। सब में से चरस की गंध आ रही थी। क्या माइकल का भूपत से कोई संबंध हो सकता है? यह प्रश्न हथौड़ी की तरह सुनील के दिमाग में बजने लगा। सुनील मोटर बोट में से निकलकर फिर किनारे पर कूद गया
और सिगरेट के छोटे कश लगाता हुआ किनारे पर टहलने लगा। उसी क्षण उसे बाजार की दिशा में से माइकल आता दिखाई दिया। शायद उसने भी सुनील को देख लिया था। वो लंबे डग भरता हुआ सुनील की ओर बढ़ा। हेलो, वो समीप आकर बोला। हेलो, सुनील ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। जिंदा हो अभी? वो व्यंग्यपूर्ण स्वर से बोला। दुआ है ऊपर वाले की, सुनील बोला। दिन भर तुम दिखाई नहीं दिए, मैं तो समझा कि काम हो गया तुम्हारा। ऊपर वाले ने बचा दिया। वैसे तुमने अपनी ओर से तो मेरा काम तमाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। क्या मतलब? माइकल एकदम चौंका। ये मोटर बोट तुम्हारी है ना? सुनील लाल मोटर बोट की ओर संकेत करता हुआ बोला। तुम्हें किसने बताया? मालूम हो गया है। फिर इतनी शानदार मोटर बोट रखते हुए भी तुमने कल रात मुझे उस टूटी फूटी नाव पर हवेली भेज दिया। ओह, माइकल के मुंह से शांति की गहन निश्वास निकली और फिर वो लापरवाही से बोला। कल मोटर बोट खराब थी। सुनील ने एक उड़ती सी नज़र मोटर बोट पर डाली और फिर अविश्वासपूर्ण नेत्रों से माइकल की ओर देखा। और फिर कल के तूफानी मौसम में समुद्र में अपनी मोटर बोट डालकर मैं इसका सत्यानाश नहीं करना चाहता था। सुनील चुप रहा। वो नाव कहाँ है? माइकल बोला। कौन सी नाव? सुनील ने पूछा। वो जिसे कल तुम हवेली लेकर गए थे। अच्छा, वो नाव? उसका तो काम हो गया, तुम मेरे से उसकी कीमत ले लो। नहीं, जिसकी नाव है वो उसकी मरम्मत कर लेगा। मरम्मत के काबिल नहीं रही है। क्यों? नाव के पर खच्चे उड़ गए हैं और अब तो उसे समुद्र में तैरते हुए तख्ते भी नहीं मिलेंगे। नाव किसी चट्टान से टकरा गई थी? हाँ। और फिर भी तुम जिंदा बच गए हो? माइकल आश्चर्य भरे स्वर से बोला। हाँ। कैसे? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। माइकल विचित्र नेत्रों से उसे घूरने लगा। सुनील ने लापरवाही से सिगरेट का आखिरी कश लगाया और उसे समुद्र के लहराते पानी में फेंक दिया। तुम्हारा काम हो गया? माइकल ने पूछा। हाँ। अब दोबारा देवगांव लौटकर कब आओगे? अब क्या करने आऊँगा? हाँ, अगर तुम भी बीमा करवा लो तो दोबारा लौटकर आ सकता हूँ। उत्तर में माइकल ने बुरा सा मुंह बनाया। नाव के कितने रुपए देने पड़ेंगे? सुनील बोला। 100 रुपये दे दो, माइकल बोला। सुनील ने उसे 100 रुपये दे दिए। माइकल ने रुपए ले लिए और बोला, अच्छा, नई जिंदगी के लिए बधाई। थैंक यू, सुनील हंसकर बोला। माइकल एक और चल दिया। अगले क्षण सुनील की बगल में एक स्टेशन वैगन आकर रुकी और जयपाल स्टीयरिंग पर बैठा बैठा ही उसकी दूसरी ओर का द्वार खोलता हुआ बोला, आओ। सुनील उसकी बगल में आ बैठा। जयपाल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोबारा हवेली में कब आओगे? जयपाल ने पूछा। अभी कुछ कह नहीं सकता। आप तो राजनगर में ही रहते हैं, कभी हजारी राजनगर वाली कोठी पर तशरीफ लाइए ना। ज़रूर आऊँगा। कहाँ है आपकी कोठी? 8 लिंक रोड, टेलीफोन नंबर 45962। मैं आऊँगा कभी। अभी तो आप हवेली में ही रहेंगे ना? हाँ, रहना ही पड़ेगा। साधारणतया तो मैं हवेली में एक आध दिन से ज़्यादा दिन नहीं ठहरता हूँ, लेकिन इस बार विक्रम सिंह के गायब हो जाने के कारण चाचा जी कुछ परेशान रहने लगे हैं, इसलिए शायद 2-3 दिन और हवेली में ठहरूंगा। आई सी, आप आने से पहले फ़ोन कर लीजिएगा। जी हाँ, यही करूँगा। जयपाल फिर नहीं बोला। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। सुनील ने रियर व्यू मिरर में देखा, एक टेम्पो स्टेशन वैगन के पीछे पीछे आ रहा था। सुनील चुपचाप बैठा रहा। 15 मिनट बाद स्टेशन वैगन उस गांव के बाजार में प्रवेश कर गई जहां पिछले दिन सुनील की गाड़ी बिगड़ी थी। कहाँ रुकूं? जयपाल बोला। मेरी एम्बेसडर सड़क पर ही कहीं होगी, सुनील बोला। उसकी बगल में रोक देना। अच्छा, जयपाल बोला और उसने स्टेशन वैगन की गति एकदम धीमी कर दी। पीछे आता हुआ टेम्पो उनकी बगल में से गुजरकर आगे निकल गया। सुनील ने देखा उस टेम्पो पर देवगांव की मछली फैक्ट्री का नाम लिखा था। उसको टेम्पो के ड्राइवर की सूरत की केवल एक झलक दिखाई दी, लेकिन उस झलक में भी सुनील को उसका चेहरा काफ़ी पहचाना हुआ लगा। उसका चेचक के दागों से भरा हुआ उबड़ खाबड़ चेहरा आसानी से भूल जाने वाला नहीं था। फिर सुनील को सड़क के किनारे खड़ी अपनी एम्बेसडर खड़ी दिखाई दे गई। गांव के बाजार में कीचड़ अब भी था, लेकिन गाड़ी दलदल से बाहर निकल चुकी थी। जयपाल ने स्टेशन वैगन को एम्बेसडर की बगल में रोक दिया। सुनील को गफूर कहीं नहीं दिखाई दिया। ज़रा हॉर्न बजाना, सुनील बोला। जयपाल ने ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। उसी क्षण एक दुकान में से गफूर निकला। वो कल वाली ही तहमत और बनियान पहने था। गाड़ी एकदम ओके है साहब, गफूर उसे देखकर बोला। दरवाज़ा खोलो गाड़ी का। गफूर ने आगे बढ़कर कार के दरवाजे को चाबी लगाकर खोला। सुनील बिना कीचड़ में पाँव रखे अपनी गाड़ी में घुस गया। गफूर ने चाबियां उसके हाथ में दे दी। सुनील ने इग्निशन ऑन किया। इंजन चालू हो गया। उसने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया और इंजन बंद कर दिया। जयपाल स्टीयरिंग से हटकर सुनील की कार की साइड वाली सीट पर आ बैठा। ओके सर, सुनील दरवाज़ा खोलकर जयपाल की ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, डोंट मेंशन, जयपाल ने गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाते हुए कहा।
जयपाल ने सुनील का हाथ छोड़ा और वापस स्टीयरिंग पर आ बैठा। बाय, वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला। उत्तर में सुनील ने गर्मजोशी से हाथ हिला दिया। जयपाल ने स्टेशन वैगन को रिवर्स गियर में डाला और गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से बैक होती हुई चली गई। सुनील ने भी अपनी कार का द्वार बंद कर लिया। साहब, उसी क्षण गफूर बोला। हाँ, सुनील बोला। साहब, 5 रुपये तो और दे जाते। क्यों? सुनील के माथे पर बल पड़ गए। साहब, आपने तो सुबह लौट आने को कहा था, जबकि आए हैं आप 3 बजे। मैं तो आपके इंतजार में सारा दिन कहीं गया नहीं, मेरी तो दिहाड़ी मारी गई हुजूर। बड़े लालची हो गफूर मियाँ, सुनील बोला और जेब से 5 का नोट निकालकर गफूर की ओर बढ़ा दिया। शुक्रिया साहब, गफूर नोट लेकर तहमत में खोंचता हुआ बोला। खुश हो? बहुत। सुनील ने गाड़ी स्टार्ट करने का उपक्रम किया। साहब, आजकल शहर के बड़े लोग देवगांव में बहुत आने लगे हैं, गफूर बोला। क्या मतलब? पहले तो यहाँ से बसें या मछली वालों के टेम्पो ही गुजरा करते थे, लेकिन अब तो कारें और प्राइवेट टैक्सियाँ भी देवगांव आने लगी है। प्राइवेट टैक्सियाँ? सुनील तनिक चौंका। हाँ, प्राइवेट टैक्सियाँ देवगांव जाती कब देखी तुमने? पिछले मंगलवार को ही मैंने एक प्राइवेट टैक्सी देवगांव जाते देखी थी। किस समय? सुबह के लगभग 5 बजे। ठीक से बताओ गफूर मियाँ, सुनील एकदम गंभीर स्वर से बोला। क्या ठीक से बताऊँ साहब? तुमने मंगलवार की सुबह 5 बजे एक प्राइवेट टैक्सी देवगांव को जाती देखी थी? हाँ साहब। तुम्हें कैसे मालूम है वो एक प्राइवेट टैक्सी थी? मैंने टैक्सी की नंबर प्लेट देखी थी साहब। नंबर याद है? नहीं साहब। एक आध अक्षर भी याद नहीं? नहीं साहब, इस बात को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। टैक्सी में सवारी थी? हाँ साहब थी। तुम सवारी को दोबारा देखो तो पहचान सकते हो? नहीं, मैंने सवारी की सूरत नहीं देखी थी। और ड्राइवर की? ड्राइवर की सूरत देखी थी मैंने। ड्राइवर को दोबारा देखो तो पहचान सकता हूँ मैं। क्या बात है साहब, कोई गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं, सुनील बोला। अगर तुम सवारी को नहीं पहचान सकते तो ड्राइवर को दोबारा कैसे पहचान सकते हो तुम? क्योंकि लौटती बार ड्राइवर यहाँ पर चाय पीने के लिए रुका था। कितने बजे? लगभग 5:45 बजे। उसी ने बताया था कि वो सवारी को राजनगर से लाया था और देवगांव छोड़कर आ रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने ये नहीं बताया था कि सवारी कौन थी? नहीं, उसे खुद मालूम नहीं था। सवारी देवगांव में कहाँ गई थी? हवेली में, मछली फैक्ट्री में या कहीं और? ये तो मैंने उससे पूछा नहीं था साहब। वैसे टैक्सी ड्राइवर ने खुद ही बताया था कि वो सवारी को देवगांव के बाजार में छोड़कर उल्टे पांव वापस लौट आया था। उससे पहले सोमवार की रात को या मंगलवार को सुबह सवेरे तुमने सड़क पर कोई और कार देखी थी? हाँ साहब, रात को लगभग 12:30 बजे के करीब एक एम्बेसडर कार देवगांव से आई थी और बड़ी तेज रफ्तार से राजनगर की ओर चली गई थी। कार चलाने वाले की सूरत देखी थी तुमने? नहीं साहब, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कार चलाने वाला बहुत घबराया हुआ था। गाड़ी उसे संभल नहीं रही थी। बाजार का मोड़ उसने ऐसे खतरनाक ढंग से काटा था कि मुझे तो लगा था कि गाड़ी अभी सामने की दीवार से जा टकराएगी। ड्राइवर बड़ी ही बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था। वो तो आधी रात का वक्त था, रास्ते सुनसान पड़े थे। दिन में तो उसने जरूर 4-5 आदमी कुचल दिए होते। कार में कितने आदमी थे? मुझे तो ड्राइवर के सिवाय कोई और आदमी दिखाई नहीं दिया था। भगवान जाने वो आदमी इतनी बुरी तरह गाड़ी क्यों चला रहा था। संभव है उसने भूत देख लिया हो, सुनील सहज स्वर से बोला। जी? गफूर एकदम चौंक पड़ा। कार का रंग कैसा था? काला। गफूर बोला। आप भूतों की क्या बात कर रहे थे? तुम भूतों में विश्वास रखते हो? सुनील ने पूछा। हाँ साहब, भूतों से मैं बहुत डरता हूँ। उस दिन जो आदमी गाड़ी चला रहा था वो एक बड़ा खतरनाक भूत था, लेकिन ठाकुर जोरावर सिंह की काली हवेली के उससे भी खतरनाक भूतों ने उसे वहां से जबरदस्ती भगा दिया था। और सुनील ने एकदम गाड़ी स्टार्ट कर दी। गफूर मुंह बाएं सड़क पर खड़ा रहा। सुनील की कार राजनगर की ओर जाने वाली सड़क पर 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ी जा रही थी। सारे रास्ते में उसे मछली फैक्ट्री का टेम्पो दोबारा दिखाई नहीं दिया। अंत में सुनील की कार हाईवे को छोड़कर राजनगर में प्रविष्ट कर गई। सुनील ने कार को यूथ क्लब के रास्ते पर डाल दिया। एकाएक सुनील को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका पीछा किया जा रहा हो। वो सावधान हो गया। राजनगर में प्रवेश करने के बाद से ही एक टैक्सी उसके पीछे लगी हुई थी। सुनील ने अपनी कार को राजनगर की उल्टी सीधी सड़कों पर घुमाना आरंभ कर दिया। कई सड़कों पर से तो वो 2-2 बार गुजरा। टैक्सी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब इस विषय में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि टैक्सी उसका पीछा कर रही थी। सुनील ने टैक्सी को डॉस देने का इरादा छोड़ दिया और गाड़ी को फिर यूथ क्लब की ओर मोड़ दिया। टैक्सी अब भी उसके पीछे थी। यूथ क्लब के समीप पहुंचकर उसने कार को यूथ क्लब के कंपाउंड में दाखिल कर दिया। उसने इग्निशन बंद करके चाबी निकाली और फिर अपनी जेब में से कंघी निकालकर बालों में फिराने लगा। रियर व्यू मिरर में से बाहर की सड़क साफ दिखाई दे रही थी। एक ही क्षण बाद टैक्सी सामने सड़क पर आ रुकी। टैक्सी की पिछली सीट पर जो आदमी बैठा था, रियर व्यू मिरर में उसकी सूरत का प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा था। सुनील ने कंघी जेब में रखी और कार से बाहर निकल आया। उसने कार को बंद किया।
और फिर बिना एक बार भी पीछे घूम कर देखे यूथ क्लब की इमारत में प्रवेश कर गया। सुनील सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और सीधा रमाकांत के कमरे में घुस गया। रमाकांत और जौहरी ताश खेल रहे थे। हेलो, सुनील बोला। हेलो, दोनों भाविन स्वर से एक साथ बोले। दोनों में से किसी ने भी सिर उठाने की तकलीफ नहीं की। सुनील हैरानी से उनका मुंह देखने लगा। फिर एकाएक जैसे दोनों को ख्याल आया। दोनों ने एक साथ सुनील की ओर देखा। हेलो, जौहरी बोला। हेलो सोनू, रमाकांत बोला। क्या हो रहा है? सुनील ने समीप आकर पूछा। रमी, हाउ मच? 10%। स्कोर क्या है? जौहरी 70 रुपये जीत चुका है। 45। जौहरी ने विरोध किया। अच्छा 45 ही सही, रमाकांत बोला। अब इरादा क्या है? तुम देखते जाओ, सब कवर कर लूंगा। सुनील ने जौहरी की ओर देखा। जौहरी मुस्कुरा दिया। एक तो साला कभी जोकर नहीं आता मेरे पास, रमाकांत झल्लाकर पत्ता फेंकता हुआ बोला। तो जोकर की जगह तुम खुद लग जाया करो ना, सुनील शरारत भरे स्वर से बोला। जौहरी ने रमाकांत का फेंका हुआ पत्ता उठा लिया। मैं जोकर हूं? रमाकांत आंखें निकालकर बोला। सुनील हंस पड़ा। उसी क्षण जौहरी ने शो कर दी। रमाकांत पिटा सा मुंह लेकर पॉइंट गिनने लगा। 48, वो बोला। 5 रुपये, जौहरी बोला। रमाकांत ने 5 का नोट जेब से निकालकर जौहरी को दे दिया और बोला, बांटो। बंद करो, सुनील गंभीर स्वर से बोला। वाह, रमाकांत बोला। अभी कैसे बंद करो? अभी तो। सुनील ने एक बार में जितने पत्ते हाथ में आए उठा लिए और उन्हें रमाकांत के पलंग के नीचे उछाल दिया। ये क्या हरकत हुई? रमाकांत झल्लाकर बोला। गेम इज ओवर, सुनील ने कहा। और जो 50 रुपये में हारा हूं वो कौन देगा? जो हारा है। ऐसी की तैसी तुम्हारी। अब भगवान के लिए शांत हो जाओ और जो मैं कहने आया हूं वो सुनो। सुनता हूं, रमाकांत तनिक ढीले स्वर से बोला। लेकिन अगर तुमने रमाकांत ये कह दो, रमाकांत वो कर दो, रमाकांत ये फला बेचारी लड़की की जिंदगी का सवाल है जैसी कोई बात कही तो काट खाऊंगा। रमाकांत तुम ऐसा करो, सुनील प्यार भरे स्वर से बोला। तुम एक गिलास ठंडा पानी पी लो। हाँ ये ठीक है, रमाकांत यूं बोला जैसे सुनील ने वाकई बड़ी महत्वपूर्ण राय दी हो। जौहरी मुस्कुराया। रमाकांत पलंग के पास रखे फोन के पास पहुंचा और उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, दूसरी ओर से उत्तर मिलने पर वो बोला। ठंडा पानी और कॉफी भिजवा दो। रमाकांत रिसीवर क्रैडल पर रखकर वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। रमाकांत, सुनील ने कहना शुरू किया। मैं। शट अप, रमाकांत बोला। पहले पानी आ जाने दो। सुनील चुप हो गया। रमाकांत ने 4 मीनार का एक सिगरेट सुलगाया और उसके लंबे लंबे कश लेता हुआ रेल के इंजन की तरह धुआं उगलने लगा। 4 मीनार के सिगरेट के कड़वे धुएं की गंध नथुनों में घुसते ही सुनील ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। जौहरी ने बाकी के पत्ते मेज से उठाए और उन्हें भी पलंग के नीचे फेंक दिया। रमाकांत के 2 सिगरेट पी चुकने के बाद वेटर कॉफी ले आया। रमाकांत ने पानी पिया, फिर गरम गरम कॉफी की 2-3 चुस्कियां ली और संतुष्टिपूर्ण स्वर से बोला, नाउ शूट। सुनील विचारपूर्ण मुद्रा बनाए कॉफी पीता रहा। तुम तो बाहर कहीं किसी ठाकुर गांव में किन्हीं देव साहब से मिलने गए थे ना? ठाकुर गांव में देव साहब से नहीं, देवगांव में ठाकुर साहब से, सुनील ने संशोधन किया। देवगांव की काली हवेली के ठाकुर जोरावर सिंह से। दैट्स राइट, रमाकांत ने स्वीकार किया। क्या हुआ वहाँ? वहाँ मेरा जनाजा निकलते निकलते रह गया। कैसे? रमाकांत हैरानी से बोला। काली हवेली के पुश्तैनी भूतों को मेरी सूरत पसंद नहीं आई। किस्सा क्या है? सुनील ने शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी घटना कह सुनाई। लेकिन देवगांव के मछियारे तुम्हें देवगांव से भगाना क्यों चाहते थे? रमाकांत सारी बात सुन चुकने के बाद गंभीर स्वर से बोला। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। वे लोग तो मेरे से छूत की बीमारी की तरह बिदक रहे थे। लेकिन क्यों? यही तो पता लगाना है। कैसे? बताऊंगा। और फिर रात को हवेली में तुम्हारे कमरे की छत का वो पत्थर एकाएक कैसे उखड़ गया? दुर्घटना, सुनील बोला। लेकिन वो दुर्घटना भी क्या उसी दिन होनी थी? दुर्घटनाएं क्या तारीख और समय बताकर हुआ करती है? कुछ भी हो, मेरे ख्याल से वो दुर्घटना नहीं थी। किसी ने तुम्हारी हत्या करने का प्रयत्न किया था। ये कैसे संभव है? दरवाजा भीतर से बंद था, कमरे में कोई भी नहीं था। कोई कमरे के बाहर से इशारा करके तो 4-5 मन के पत्थर को भीतर मेरे पलंग पर नहीं गिरा सकता था। संभव है पत्थर उस लंगूर ने गिराया हो। वो भूत था, ऐसी की तैसी भूत की। कोई अकल की बात करो। लोग चांद तक पहुंच गए हैं और तुम अभी तक भूतों के दकियानुसी ख्यालों से ही चिपके हुए हो। मैं नहीं चिपका हुआ। ठाकुर का भतीजा कहता है कि वो भूत था। बकता है, भूत वूत कुछ नहीं होता। वो असली लंगूर था। तो फिर वो मेरे कमरे में कैसे आया? किसी ने भेजा होगा। क्यों? तुम्हें डराने के लिए या उसके द्वारा तुम्हारी हत्या करवाने के लिए? चलो मान लिया वो भूत नहीं, असली लंगूर था और वो मेरी हत्या करने ही मेरे कमरे में भेजा गया था। लेकिन वो 4-5 मन का एक पत्थर छत में से कैसे उखाड़ सकता है? और मान लिया पत्थर उखाड़ने की शक्ति उसमें है, तो उस जानवर में ये अकल कैसे हो सकती है
कि उसे कौन सा पत्थर उखाड़ना है। पलंग पर वो पत्थर गिरा था जो ठीक मेरे सिर के ऊपर था। अगर लंगूर कोई और पत्थर उखाड़ता तो क्या फायदा? कुछ तो राज होगा इसमें, रमाकांत जिद भरे स्वर से बोला। राजवाज कुछ नहीं, सुनील बोला। मेरे ख्याल से उस रात पत्थर का छत से उखड़ जाना मात्र एक संयोग था और वो लंगूर संभव है मेरे अर्ध जागृत मस्तिष्क की कल्पना मात्र हो। जयपाल ने लंगूर जैसे एक भूत का जिक्र किया था और रात को सोने तक उस लंगूर की ही सूरत मेरे दिमाग में घूम रही थी। संभव है वो लंगूर मेरी अपनी कल्पना की ही उपज हो। रमाकांत चुप रहा। प्रत्यक्ष था वो सुनील के तर्क से सहमत नहीं था। खैर छोड़ो, सुनील बोला। मुख्य बात यह नहीं है कि वो लंगूर असली था, भूत था या मेरी कल्पना की उपज था। ना ही मुख्य बात यह है कि मेरी हत्या की कोशिश की गई थी या पत्थर का गिरना मात्र एक दुर्घटना थी। मुख्य बात यह है कि विक्रम सिंह कहाँ गायब हो गया। मुझे तो वही बात ठीक मालूम होती है जो हर कोई कह रहा है कि विक्रम सिंह खुद ही चुपचाप हवेली से चला गया था। हाँ, लेकिन ठाकुर का मन इस बात को नहीं मानता। दिमाग तो मानता है। जब आदमी मन की बात को महत्व देने लगता है तो वो दिमाग की नहीं सुनता। तुम तो मानते हो, मैं तो मानता हूँ, लेकिन ठाकुर का मन क्या कहता है मुझे इस बात की भी कद्र करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब चटर्जी के मित्र हैं। बड़ा भारी नैतिक बंधन निकाला है, रमाकांत व्यंग्यपूर्ण स्वर से बोला। ठाकुर का ख्याल है कि विक्रम सिंह को कुछ हो गया है। सुनील व्यंग्य की ओर ध्यान न देता हुआ बोला। उनके मन की भ्रांति दूर करने का यही तरीका है कि विक्रम सिंह को खोजा जाए। पर कैसे? वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं, बहुत बड़ा चित्रकार है। ऐसा आदमी छुपा नहीं रह सकता। कला के क्षेत्र में उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिक्र होगा ही। आखिर उसे जीवन यापन भी तो करना है। भारत बहुत बड़ा देश है, रमाकांत ने विरोध किया। लेकिन यहाँ अमृत कला के ऐसे चित्रकार बहुत कम हैं जिन्होंने पेरिस में कई साल रहकर अपनी चित्रकला को संवारा है। मैं कोशिश करूँगा, रमाकांत हथियार डालता हुआ बोला। गुड, सुनील बोला। दिनकर आजकल कहाँ है? यही है। फ्री है? हाँ, उसको ठाकुर की हवेली में एक घरेलू नौकर के रूप में भेज दो। अच्छा, वो भूतों में विश्वास करता है? तुम भूतों में विश्वास करते हो? नहीं। दैट्स योर आंसर। कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी भूतों में विश्वास नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है, यही मैं चाहता था। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ठाकुर उसे नौकर रख ले? जरूरी है। मैं ठाकुर को कहकर आया हूँ। वो वहाँ करेगा क्या? भूतों की निगरानी। क्या मतलब? जयपाल कहता है हवेली में भूतों का वास है। कभी वहाँ तस्वीरों में से आदमी निकलकर चलते दिखाई देते हैं, कभी मीनार में रहस्यमयी रोशनियाँ दिखाई देती है, कभी खूबसूरत औरतें कंकाल बन जाती हैं और कंकाल लंगूर बन जाते हैं। और वाह, रमाकांत मुंह बिचका कर बोला। कहने का मतलब ये है कि अगर दिनकर अपनी आंखें खुली रखे तो संभव है कोई भूत उसकी पकड़ में आ जाए। ये ठीक है। और उसे कहना कि वो भूपत पर विशेष नजर रखे। क्यों? मुझे वो ठीक आदमी नहीं लगा। और जयपाल पर? जयपाल हवेली में नहीं रहता है। आई सी। और दिनकर को इस बात पर विशेष दृष्टि रखनी है कि देवगांव से हवेली के टापू पर लोग तो नहीं आते। अच्छा, और जयपाल को चेक करो। कैसे? उसके बारे में जितना ज़्यादा जान सकते हो जानने की कोशिश करो। उदाहरणतया वो अपना समय कैसे बिताता है, कहाँ आता जाता है, किस ढंग का जीवन व्यतीत करता है, कोई ऐप करता है, उसे केवल 500 रुपये महीना मिलते हैं। जिस ढंग की सोशल लाइफ वो गुजार रहा है, क्या वो इतने रुपए में संभव है? अगर नहीं तो और रुपए कहाँ से लाता है? और इससे मिलती जुलती बातें हो जाएगा। और कुछ? मंगलवार सुबह सवेरे एक प्राइवेट टैक्सी देवगांव आई थी। टैक्सी लगभग 5:15 बजे देवगांव पहुंची थी, इसलिए वो लगभग 2-2:30 बजे राजनगर से चली होगी। तुम उस टैक्सी ड्राइवर को खोजने की कोशिश करो। टैक्सी राजनगर की ही थी? हाँ, राजनगर के एक प्राइवेट टैक्सी वाले को चेक करना पड़ेगा। करो। ओके, फिर उस टैक्सी ड्राइवर से ये जानने की कोशिश करो कि उसने राजनगर में सवारी कहाँ से बिठाई थी, सवारी देवगांव में कहाँ गई थी और सवारी कौन थी। उसे क्या मालूम होगा कि सवारी कौन थी? वो सवारी का हुलिया तो बयान कर ही सकता है। हो जाएगा। और जोरी? सुनील जोरी से बोला। यस, जोरी बोला। तुम बेलगाम चले जाओ, सुनील बोला। अच्छा, वहाँ जाकर कोशिश तो ये करना कि हिंदुस्तान होटल का गुआनी बूढ़ा तुम्हें होटल में कमरा दे दे। लेकिन अगर वो होटल में कमरा ना भी दे तो भी तुम्हें देवगांव में ही रहना है, चाहे तुम्हें सड़क पर तंबू क्यों न लगाना पड़े। ओके। तो दोस्तों, ये था काली हवेली नॉवल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।